दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक आपका चल रहा है एसएससी जेडी का पीवाईक्यू सीरीज, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। पीवाईक्यू सीरीज ये हमारा लेक्चर नंबर 16वां है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये आपका जो पेपर है ये 23 फरवरी 2024 सिर्फ 4 का पेपर है। आपका जितने भी कराए जाएंगे इस पे आपको ऑफिशियल पेपर आप जाके चाहे तो देख सकते हैं। आपका 23 फरवरी 2024 का शिफ्ट का चौथा है। इस तरीके से आपका लगातार जितने भी एग्जाम होते हैं इसके बाद 24 फरवरी का कराऊंगा, और इसके बाद लगातार आपका 2024 कंप्लीट करने के बाद 2000 आपका 23 का करवाऊंगा, इसके बाद 2022 का करवाऊंगा, उसके बाद 2021 का करवाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको इस चैनल पर पढ़ना अच्छा लगता है या थोड़ा सा भी दोस्तों अगर आपको हेल्प मिलता है इस चैनल से ना, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आपके जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें से ही आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। डैश के पास संसद के किसी भी सदन को आहूत करने और स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत इनको कहा गया है स्थगित करने का मिला है? तो अनुच्छेद 85 के तहत इनको ये निर्णय लेने के लिए कहा गया है। और जानते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर, आप ये भी जान लीजिए, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा? वो स्थगित करेगा, भंग करेगा। ठीक है मेरे भाई। और मुख्य न्यायाधीश का क्या काम होता है? मुख्य न्यायाधीश का काम होता है न्यायपालिका का नेतृत्व करता है ये। हाँ, ये भंग करने की इनको आदेश नहीं दिया गया, नहीं भंग नहीं कर सकते, ये सिर्फ न्यायपालिका का नेतृत्व करते हैं। अच्छा ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का क्या काम होता है? लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है लोकसभा के सत्रों को अध्यक्षता करना। उसमें क्या चल रहा है, क्या कामकाजी चल रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष का काम यही होता है कि अध्यक्षता करना जो कार्यक्रम चल रहा है। तो आपको ये तीनों समझा दिए हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए अनुच्छेद, आपको बता दूं अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को अपनी सुविधा अनुसार समय समय पर स्थापना अपने पास बुलाकर अपने इस सदन को सुनता है, बात को देखता है क्या गलत है क्या सही है। तब इसको लगता है कि हाँ कुछ गलत होने वाला है तो तुरंत प्रधानमंत्री को बुलाता है, प्रधानमंत्री से सलाह लेता है कि क्या करना है। और प्रधानमंत्री अपने क्या बोलते हैं मंत्रिपरिषद को सलाह लेकर काम करता है। समझ गया? तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कृष्ण स्वामी नटराजन, ऑप्शन बी है राकेश पाल, ऑप्शन सी है वीरेंद्र सिंह पठानिया, ऑप्शन डी है राजेंद्र सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश पाल जी को क्या किया गया है? 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के। अब जानते हैं, देखिए भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना कब हुआ था? भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना 1 फरवरी को हुआ था। 1 फरवरी के दिन हुआ था 1977 के बीच में इसको किया करते हैं। अब किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1978 में द्वारा भारत के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के बारे में स्थापना की गई थी। ये क्या किया गया था? जो 1975 के संसद में जो बैठकर ये लोकसभा द्वारा इसको पारित करके क्या किया गया था? भारतीय तटरक्षक को बल का बनाया गया था। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब इसका स्लोगन क्या है? वयम रक्षक। इसका स्लोगन क्या? भारतीय तटरक्षक का स्लोगन आप जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछता है। वयम रक्षामः है, वयम रक्षामः। तो इसका मतलब भी क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? हम रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, इसका ये श्लोक है। तो इसको आपको याद रखना है, समझ रहे हैं? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की कोकिला के रूप में लोकप्रिय था? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मार्गरेट थैचर, ऑप्शन बी है बेरिल मार्कम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
हो जाएगा। तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। इंदिरा गांधी को ये कहा जाता था, ये लोहा वुमेन कौन है, इनको कहा, इंदिरा गांधी को लोहा वुमेन कहा जाता था, लोहे। ठीक है, अब जानते हैं। अब देखिए बात आई सरोजिनी नायडू के। सरोजिनी नायडू के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में जान जाइए। सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था? सरोजिनी नायडू का जन्म आपका 13 फरवरी को दिन हुआ था, 13 फरवरी 1879 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में सरोजिनी नायडू जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा खेल अपने खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आंकलन करने के लिए एलोरो रेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग करिए या उपयोग करिए। तो शतरंज के लिए, बास्केटबॉल के, टेनिस के लिए, बैडमिंटन के लिए। तो शतरंज के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब बात आई शतरंज की, तो शतरंज में उसको इस एलोरो रेटिंग सिस्टम का प्रयोग कब किया गया था? 1960 में इसको लाया गया था। शतरंज की गेम में इसको शामिल किया गया था और तब से लेके आज तक इसका काम हो रहा है और बहुत ही अच्छे मानक, ये बहुत अच्छा मानक बन गया। मतलब मानक का मतलब तो गणना करने का बहुत ही अच्छा तरीका बन गया है, लोग इसको यूज कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2001 की भारत की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी है? मतलब भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? 64.8, ऑप्शन ए 64.83%, ऑप्शन बी है 70.83%, सी है 60.83% और ऑप्शन डी है 68.83%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 64.83%, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए आपको बता दें कि जनगणना 2001 में हुआ था, इसमें हमारा जो साक्षरता दर था कितना था? 64.83% हमारा साक्षरता दर है मेरे भाई। अब जानिए, तो सबसे पहले देखिए ये जो हमारा 2001 भारत की जनगणना कौन सी? 1871 के बाद 2001 का जो जनगणना हुआ था 1871 के बाद 14वां राष्ट्रीय जनगणना थी। 14वां राष्ट्रीय जनगणना कब हुआ था? 14वां राष्ट्रीय जनगणना 2001 में हुआ था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा जनगणना किसके अधीन होता है? जनगणना होता है भारत सरकार गृह मंत्रालय के तहत होता है। किसके तहत होता है? भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय के थ्रू होता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के थ्रू होता है मेरे भाई। तो इस चीज को आपको पॉइंट समझने हैं आपको। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये तो बिल्कुल सही है भाई। हाँ, संविधान 1986वां संशोधन अधिनियम 2002 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4A में किया जाता है। ये सबसे गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, समझिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 में किया गया। तो ये तीनों बल्कि सही है और ये वाला ऑप्शन गलत है, समझ रहे हैं? तो चलिए इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब जानिए हम लोग को ये चीज़ जानना चाहते हैं कि इस अधिनियम जो है, इस अधिनियम का क्या सही में अधिनियम ये संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसमें क्या किया गया था, क्या जोड़ा गया था, इस चीज़ को जानिए। तो इसमें जोड़ा गया था 51A को जोड़ा गया था, 51A को जोड़ा गया था। ठीक है मेरे भाई, इतना चीज़ को आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, और इसके बाद 86वां में क्या जोड़ा गया था आपका? 86वां में आपका जोड़ा था 51A के तहत आपको क्या गया था? 51A के तहत इसमें कहा गया था 6 साल से लेके 14 साल तक बच्चों को क्या करना है? मुफ्त में शिक्षा देना है।
और जो घर का जो इसका जो अभिभावक होगा इसको इससे काम नहीं कराएगा 6 से लेकर 14 साल तक के बाद। 14 साल के बाद भले काम करवा ले, पर 6 से लेकर 14 साल तक काम नहीं करवा सकता, कोई दिहाड़ी या मजदूरी कुछ नहीं करा सकता। अगर ये पकड़े जाने पे अभिभावक को 10 साल तक की जेल हो सकती है। ये प्रावधान इसमें किया गया था, समझ गए। और चलिए इतना समझ में गया। और देखिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A में किया गया है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 51A में ही इसका मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का क्या अर्थ है? उच्च उपज वाली किस्में, उच्च युवा किस्में, भारी युवा किस्में, भारी युवा किस्में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च उपज वाली किस्में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब ये जानते हैं हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत हो गया था, ठीक है। चलिए कोई अगर पूछ लेगा तो हरित क्रांति का शुरुआत कब से हुआ था? 1960 से स्टार्ट हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान। तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? आपका चीन सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए सार्क की बात आई सार्क के बारे में। सार्क के बारे में आप जान लीजिए, सार्क को कब बनाया गया था? सार्क का स्थापना हुआ था, सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। इसका मोटो क्या था कि यहाँ के लोगों का एकीकरण करना, क्षेत्र के एकीकरण करना, और इसमें जितने भी मान लीजिए सपोज कर जैसे विकास, ग्रामीण विकास हो, हाँ, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना था। सार्क का यही काम है। अच्छा, इसमें देश कौन कौन से शामिल है? इसमें देश में शामिल है नेपाल शामिल है, नेपाल देश शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, और कौन सा देश शामिल है? भूटान शामिल है, भूटान के बाद भारत शामिल है। कौन कौन सा देश हो गया? भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल हो जाएगा, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद कौन शामिल हो जाएगा आपका? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद कौन शामिल है? श्रीलंका, श्रीलंका। ये देश शामिल हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से? नेपाल हो गया, बांग्लादेश है, भूटान हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, श्रीलंका। उसके बाद आपका कौन सा और देश कौन सा है अगर आपको पता है तो बताइए। मालदीव हो गया, मालदीव, ठीक है, मालदीव हो गया। और कौन सा हो गया आपका? बस इतना ही देश शामिल है मेरे भाई। भारत आपका हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, और अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान तो हो गया ना। तो चलिए इतने देश शामिल हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश नृत्य उत्सव का आयोजन केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है। यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल के महीने में कुनकुन महल परिसर में त्रिवेदम या तिरुवनंतपुरम शहर के केरल में मनाया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए है अमलापुरम उत्सव, या बी है हम्पी नृत्य उत्सव, या सी है निशा गांधी उत्सव, या ऑप्शन डी है नाट्यांजलि उत्सव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निशा गांधी उत्सव, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गन्ने से चीनी बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन बी चतुर्थ क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी प्राथमिक क्षेत्र। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है और यह सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन ए थोरियम, ऑप्शन बी प्लूटोनियम, ऑप्शन सी नेपटूनियम, ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें, इसका परमाणु क्रमांक 1992 होता है और इसको बहुत ही भारी होता है, सबसे भारी तत्व यही होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मिष्टी योजना का उद्देश्य भारतीय तट पर डैश पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और पुनर्जीवित जीवन करना है। साथ ही साथ आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। ऑप्शन ए शंकुधारी, ऑप्शन बी प्रत्येक, ऑप्शन सी पर्णपाती, ऑप्शन सी सदाबहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सदाबहार, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटना और उसके प्रकार के संबंध में सही है? पहला है दिया हुआ जेवलिन कूद और ऊंची कूद है फेंकना। तो इसमें से कौन सा सही होगा? केवल फर्स्ट है या ऑप्शन बी फर्स्ट और सेकंड दोनों है, ऑप्शन सी केवल सेकंड है, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2023 से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? विजय सांपला, के एन व्यास, दिनकर गुप्ता, ऑप्शन सी दिनकर गुप्ता, ऑप्शन डी के राजा रामन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा के राजा रामन, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी कौन थी? ऑप्शन ए रुक्मणी देवी अर्निंडन, ऑप्शन बी अल्लामेल वली, ऑप्शन सी सोनल मानसिंह, ऑप्शन डी मल्लिका साराभाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास किस खेल से संबंध है? बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, स्क्वैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है टेबल टेनिस से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से किस राज्य में छऊ नृत्य शैली का संबंध है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत में डैश एक ग्रामीण सभा होती थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं होते थे। कायस्थ, ऊर, सामंत, नगरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऊर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, सैम, ऑप्शन सी वर्गीज, ऑप्शन सी दुर्गेश पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्वामीनाथन जी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा राव शंकर, पंडित राजा भैया पुछ वाले किस घराने से संबंध है? ऑप्शन ग्वालियर घराना, ऑप्शन बी आगरा घराना, ऑप्शन सी है जयपुर अतरौली घराना, ऑप्शन डी है लखनऊ घराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर घराना, जो कि राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे आपको पढ़ना अच्छा लगता है, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल आपको ये चैनल आपको लगता है या ये वीडियो आपको लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।